नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। आज की इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं टोटल 100 क्वेश्चन, जो कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड पीटीआई एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। यहाँ पर मिक्स टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, चाहे वो राजस्थान की भूगोल हो, हिस्ट्री हो, कल्चर हो, पॉलिटी हो, इंडियन भूगोल हो, या फिर दोस्तों वर्ल्ड भूगोल हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो जो भी मिक्स टाइप के क्वेश्चन है सब के सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी प्रकार से आगे की वीडियो में भी आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टोटल 100 क्वेश्चन की एक वीडियो में लेकर आऊँगा यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके पास थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। क्या था? पेमल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, बीठू मेहा के रावले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? ये जो लिखा गया था बीटू मेहा के रावले, इसमें दोस्तों गोगा जी की वीरता का वर्णन है। किसकी वीरता का वर्णन है? गोगा जी की। तो आपको याद कर लेना है, बीटू मेहा के रावले में गोगा जी का यहाँ पर क्या है? वर्णन है। अगला यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर का प्रयोग करता है? मतलब ऐसे मंदिरों को बडेर कहा जाता है। तो सिरवी जाति के जो लोग हैं, सिरवी जाति के जो लोग हैं वो मंदिरों के लिए बडेर का प्रयोग करते हैं। हम तो कहते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मंदिर जा रहा हूँ, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मैं बडेर जा रहा हूँ। बडेर का मतलब मंदिर ही होता है। तो मंदिर शब्द के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया है? बडेर का। ये कौन सी जाति के लिए है? सिरवी जाति के लिए। अगला यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? कोलू गाँव। कौन सा है दोस्तों? कोलू गाँव। अगला है यहाँ पर, उस स्थान को चिन्हित करना है आपको जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। मतलब रामदेव जी से संबंधित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। कौन से लोक देवता? रामदेव जी से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो देखिए, रोनेचा रामदेव जी से संबंधित है, पोखरण भी है, मसूरिया भी है, लेकिन जो बनेड़ा महल है, ये जो बनेड़ा है, ये यहाँ पर रामदेव जी से संबंधित नहीं है। अगला यहाँ पर देखिए, 24 वाणियाँ ग्रंथ के रचयिता कौन है? 24 वाणियाँ जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो 24 वाणियाँ लिखने वाले कौन थे? रामदेव जी थे। कौन थे? रामदेव जी थे। अगला देखिए यहाँ पर, गोगा जी के गोगा मेडी नौहर में लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार जो महीना आता है वो कौन सा आता है? तो गोगा जी के लिए जो गोगा मेडी जो कि नौहर के अंदर है, हनुमानगढ़ के अंदर, तो ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को, कौन सी नवमी को? भादवे की कृष्ण नवमी को ये जो मेला है वो यहाँ पर भरता है। अगला है यहाँ पर, लोक कथा देवनारायण जी की जो फड़ है, देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन है जब किया जाता है तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वाद्य यंत्र होता है दोस्तों जंतर वाद्य यंत्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला है यहाँ पर, किस लोक देवता की फड़ सबसे लोकप्रिय तथा सबसे छोटी होती है? तो सबसे लोकप्रिय और सबसे छोटी फड़ जो है वो पाबू जी की है। खेजड़ी वृक्ष जो यहाँ पर है, ये खेजड़ी वृक्ष दोस्तों किस लोक देवता को प्रतीक माना जाता है? गोगा जी का। गोगा जी के जो थान होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये कह रहा था कि इनका जो है सही उत्तर का कूट का चयन करना है, मिलान करना है, मतलब कि आपको कि कौन सा कहाँ पर है। तो आपने अभी अभी पढ़ा होगा यहाँ पर, पाबू जी कहाँ पर पढ़ते हैं? कोलू गाँव फलोदी में, यही तो पढ़ते हैं। पाबू जी कहाँ पर पढ़ते हैं? तीसरे में। तो डी में 3 आएगा। तो डी में 3 देखिए, लास्ट में 3 किस किस के ऑप्शन में है? डी में 3। तो एक तो बी में आ रहा है और एक डी में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको पहचान कर लेनी है। 2 ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे यदि आपको याद है तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालोर में है। तल्लीनाथ जी कहाँ पर है? पांचोटा गांव जालोर में। ये तो सीधा सीधा मैच हो जाएगा। तेजा जी कहाँ पर है? परवसर नागौर में। ये भी सीधा सीधा मैच हो जाएगा। ए में 1 आ जाएगा यहाँ पर। ए में क्या आ जाएगा? 1। ये दोनों सही है। उसके बाद में तेजा जी कहाँ पर हैं? परबतसर नागौर के अंदर। ये भी सही है। लेकिन दोस्तों जो देवनारायण जी है ये है दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा में। देवनारायण जी कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा में। और जो पाबू जी है वो पाबू जी कहाँ पर है? कोलू गाँव फलोदी में। ये याद कर लेना। समझ में आ गया आपको? अगला देखिए यहाँ पर, अर्जन सर्जन का नाम आपने सुना होगा, किस लोक देवता से संबंधित है? ये गोगा जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोगा जी से। अगला देखिए,
गोगा जी का जो रावला ये ग्रंथ लिखा गया था, गोगा जी का रावला, इसमें गोगा जी की वीरता का जो उल्लेख किया गया है उसका संबंध किससे है? बीटू मेहा जी से। ये आपने पहले नंबर का प्रश्न, दूसरे नंबर का प्रश्न इस तरीके से आया होगा, आपने देखा होगा। बीटू मेहा जी के रावले में गोगा जी का ही वर्णन जो है किया जाता है। अगला देखिए यहाँ पर, केसर कालमी जो घोड़ी है, केसर कालमी जो घोड़ी है उसका संबंध किससे है? पाबू जी से। राजस्थान के लोक देवता गोगा जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार यहाँ पर माना जाता है। समझ में आ गया आपको? अगला देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को भक्तगण सांकल नृत्य करते हैं? किस लोक देवताओं के जो भक्त हैं वो सांकल नृत्य करते हैं? तो सांकल नृत्य दोस्तों गोगा जी के जो भक्त हैं वही सांकल नृत्य यहाँ पर करते हैं। तो ये नृत्य का नाम याद कर लेना, सांकल नृत्य, ये गोगा जी के भक्त ही यहाँ पर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता देवल चारणी नामक महिला की गाय छुड़ाने के लिए युद्ध करते समय वीरता को प्राप्त हुआ था? तो वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों पाबू जी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस लोक देवता के भक्तगण थाली नृत्य करते हैं? तो पाबू जी के, किसके? पाबू जी के जो भक्तगण हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? थाली नृत्य। अभी अभी आपने सांकल नृत्य पढ़ा था, सांकल नृत्य कौन करते हैं? गोगा जी के भक्त। और थाली नृत्य पाबू जी के, किसके? पाबू जी के थाली नृत्य करते हैं। अगला है यहाँ पर, कोलूमंड नामक स्थान पर लोक देवता पाबू जी का मेला प्रतिवर्ष कब आयोजित होता है? तो कोलूमंड नामक जो स्थान है उस पर पाबू जी का जो मेला है वो चैत्र की अमावस्या को भरता है, चैत्र की अमावस्या को यहाँ पर भरता है। अगला है यहाँ पर, नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। अगला है, इनका मिलान करना है आपको। करणी माता, करणी माता जो है किस जाति की कुल देवी है? तो नाई जाति की। शौरी यहाँ पर देखिए, नारायणी माता जो है, नारायणी माता, ये नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है। डी में आ जाएगा दोस्तों एक, डी में क्या आ जाएगा? एक। और जो आई माता है वो सिरवी जाति की कुल देवी है। सकराय माता दोस्तों खंडेलवाल की है। और जो करणी माता है वो है दोस्तों चारण की। तो कैसे करेंगे? ए में 4, बी में 3, इस तरीके से 4 3 2 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अगला है यहाँ पर, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसको मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में दोस्तों जिलानी माता, जिलानी माता जो है लोक देवी है किस क्षेत्र की है? अलवर की, ये याद कर लेना। अगला है यहाँ पर, एक दधिमती माता का जो मेला है वो किस जिले के अंदर आयोजित होता है? वो दोस्तों नागौर के अंदर, नागौर जिले के अंदर आयोजित होता है दधी माता का मेला। कला संस्कृति के क्वेश्चन यहाँ पर जो है ज़्यादा है। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, आपने देखा होगा बांसवाड़ा जब पूजा जाता है शीतलाष्टमी को, शीतला माता का मेला, तो वहाँ पर खंडित जो मूर्ति की पूजा होती है किसकी? शीतला माता की। अगला है यहाँ पर, किणसरिया नागौर किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो कैवाई माता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कैवाई माता के लिए। गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंग जी जो मंदिर का निर्माण है वो करवाया था? या आपसे पूछ रहे लकुलिस मंदिर का निर्माण करने वाला गुहिल वंश में सबसे पहले नंबर पे कौन था? तो बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल, याद कर लेना। अगला है यहाँ पर, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? तो दोस्तों इसकी परिभाषा यही होती है, जो दुर्ग जल से घिरे हुए रहते हैं, चारों तरफ पानी पानी होता है, उसको दोस्तों कौन सा दुर्ग बोलते हैं? ओदक दुर्ग। तो ओदक का मतलब यही होता है कि जल दुर्ग। ओदक का मतलब क्या होता है? जल दुर्ग। तो जो ऐसे किले, ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ जल से घिरे हुए हों उनको ओदक दुर्ग यहाँ पर बोला जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। गंभीरी तथा बेडच नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? गंभीरी तथा बेडच नदी, इन दोनों के संगम पर जो है चित्तौड़गढ़ का किला, किसका किला स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला गंभीरी तथा बेडच नदियों के संगम पर है। इन 4 दुर्गों में से आपको ये बताना है कि किस दुर्ग का नाम कोसवर्धन था? कोसवर्धन था वो दोस्तों शेरगढ़, शेरगढ़ जो किला है उसका नाम, दूसरा नाम क्या है? कोसवर्धन, याद कर लेना इसको। ऐसा दुर्ग जिसको गढ़ बीठली दुर्ग के नाम से जाना जाता है, तारागढ़ किला अजमेर को। अगला है यहाँ पर, चार चौमा मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? कोटा के अंदर स्थित है। चार चौमा कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर। अगला है यहाँ पर, शीला देवी का मंदिर किस किले के अंदर स्थित है? आमेर के अंदर। शीला देवी आमेर के अंदर स्थित है। बसंती नामक जो किले का निर्माण करवाया था वो करवाया था दोस्तों राणा कुंभा ने। तो इसलिए आपसे पूछ लिया जाए कि बसंती दुर्ग का निर्माण करवाने वाला कौन था? तो राणा कुंभा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जोधपुर का मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो
चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। अगला है ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है। मैंने अभी भी बताया था ओदक दुर्ग का मतलब क्या होता है, जल दुर्ग। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मानसून महल के नाम से जाना जाता है। तो जो सज्जनगढ़ दुर्ग है उसी को मानसून महल भी कहा जाता है। सज्जनगढ़ जो दुर्ग है उसी को यहाँ पर मानसून महल भी कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना। अगला है दोस्तों यहाँ पर निम्न में से किस दुर्ग में सैयद मीरान शाह की दरगाह स्थित है। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सैयद मीरान शाह की दरगाह स्थित है। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के अंदर, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के अंदर सैयद मीरान शाह की दरगाह स्थित है। अगला है यहाँ पर चामुंडा जो मंदिर है ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित नहीं है, ध्यान रखना। चामुंडा माता का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर नहीं है, जबकि कालिका माता का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर और सतबीस देवरी मंदिर, ये तीनों जो BCD है ये तीनों तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हैं, लेकिन चामुंडा माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। ये कह रहा है कि कौन सा धानवन दुर्ग है। धानवन दुर्ग का मतलब होता है रेगिस्तान पर बना किला। इनका अर्थ भी आपको याद कर लेना है। धानवन दुर्ग का मतलब क्या होता है, जो रेगिस्तान पर बना हुआ हो, मिट्टी पर बना हुआ हो। इसलिए जैसलमेर दुर्ग जो है वो धानवन दुर्ग है, मिट्टी से बना हुआ दुर्ग हो जाएगा, चारों तरफ रेगिस्तान है ना उसके। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है। जो मीठे शाह है उसकी दरगाह कहाँ पर है, गागरोन दुर्ग, झालरापाटन, जालौर। यहाँ पर देखिए झालरापाटन वहाँ पर है। यहाँ पर ये देखिए मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है, गागरोन दुर्ग में। तो आपसे किले पूछ सकता है कि कौन से किले के अंदर मीठे शाह की दरगाह स्थित है, तो ये गागरोन दुर्ग के अंदर मीठे शाह की दरगाह स्थित है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था। बिजोलिया का जो ठिकानेदार था वो कौन था, यहाँ पर पूछा गया है। तो राव कृष्ण सिंह। बिजोलिया के अंदर कौन था, राव कृष्ण सिंह जो है बिजोलिया का ठिकानेदार था। अगला है यहाँ पर देखिए ये बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे, राम नारायण चौधरी। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये है बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र का नाम है प्रताप। प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये प्रताप समाचार जो पत्र थे उसके संपादक करने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी थे। रूपाजी तथा कृपाजी जो धाकड़ है ये नामक दो किसान किस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। तो बेंगू किसान आंदोलन के दौरान रूपाजी और कृपाजी जो है शहीद हो गए थे। अगला है यहाँ पर निम्न में से किसने ऊपर माल पर पंचबोर्ड गठन किया था। ऊपर माल में पंचबोर्ड गठन करने वाले कौन था, विजय सिंह पथिक। किसने गठित किया था, विजय सिंह पथिक ने गठित किया था। अगला है यहाँ पर बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था, तो उस विकल्प का आपको चयन करना है जो इन चरणों में से नहीं है। ये वाला जो चरण है वो यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। देखिए ये पहला चरण है 1897 से 1915, उसके बाद में 1916 से 1923 से दूसरा चरण है, तीसरा चरण है यहाँ पर 1923 से 1941 से तीसरा चरण है, लेकिन ये वाला चरण यहाँ पर नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद सरकार द्वारा किसको बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त किया गया था। जब पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई थी तो यहाँ पर जो है बिजोलिया के प्रशासक अमर सिंह राणावत को बनाया गया था। जब पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई थी तब। हिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, आपने देख लिया पहले क्लास संस्कृति के प्रश्न और अब यहाँ पर हिस्ट्री के प्रश्न। अगला है बिजोलिया की जनता पर चौवरी नामक एक जो कर लगाया गया था वो किसने लगाया था, राव कृष्ण सिंह ने। किसने लगाया था, क्योंकि ये बिजोलिया किसान आंदोलन का जो है ठिकानेदार था कौन, राव कृष्ण सिंह। इन्होंने चौवरी कर लगाया था। कौन सा कर लगाया था, चौवरी कर। अगला है 1922 में एक गठित हुई थी AGG होलैंड आयोग। 1962 में AGG होलैंड आयोग गठित हुआ था, इसका संबंध कौन से किसान आंदोलन से था, ऐसा पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था AGG होलैंड आयोग, जो कि 1922 में गठित हुआ था। अगला है यहाँ पर दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे, विजय सिंह पथिक। कौन थे, विजय सिंह पथिक, विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। बिजोलिया में तलवार बंधाई कर, जिसको बोलते हैं तलवार लाग, ये नई जो है लाग लगवाई गई थी। मतलब आप इसको ऐसे बोलते हैं, लाग का मतलब होता है कर। तो बिजोलिया में तलवार बंधाई कर लिया जाने लगा था, वो किसने लगाया था, पृथ्वी सिंह ने। किसने लगाया था, पृथ्वी ने। अगला है यहाँ पर 1941 में हुए बिजोलिया के किसानों से समझौता करने वाले राजस्व मंत्री जो थे
वो कौन थे? मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता जो थे वो क्यों कौन थे? राजस्व मंत्री थे। अगला है यहाँ पर भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की जो स्थापना करी थी वो गोविंद गिरी ने करी थी। तो भगत पंथ की स्थापना किसने करी थी? गोविंद गिरी ने। अगला है निम्न में से किस वर्ष मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी? तो 1933 में। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगला है दोस्तों यहाँ पर सन 1945 में निम्न में से किस स्थान पर मीणा सुधार समिति का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो श्री माधोपुर। ये कहाँ पर पड़ता है? सीकर में। तो सीकर में दोस्तों मीणा सुधार समिति, मीणा सुधार समिति जो है यहाँ पर श्री माधोपुर के अंदर, श्री माधोपुर में। आप देखिए मीणा सुधार है यहाँ पर, श्री माँ मतलब माँ से तो मीणा हो गया और श्री से सुधार हो गया, सीकर से समिति, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो मीणा सुधार समिति, तो मैं से इस तरीके से मैं से यहाँ पर मिल चुके हैं। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं और ऐसे याद करना भी चाहिए, वैसे याद रहता नहीं है लेकिन ऐसे ही आपको करना चाहिए। तो मीणा सुधार समिति का आयोजन सीकर में हुआ था, श्री माधोपुर में। अगला है 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना। चरखा संघ की स्थापना देखिए पहली बात तो जयपुर में हुई थी। पहला प्रश्न तो ये याद हो जाएगा, चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जयपुर में। कब हुई थी? 1927 के अंदर। 1927 में चरखा संघ की स्थापना जयपुर में हुई थी और किसने करी थी? जमनालाल बजाज ने। किसने करी थी? जमनालाल बजाज ने। याद रख लेंगे आप। अगला है राजस्थान में सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले हुई थी राजस्थान में और सबसे लास्ट में झालावाड़ की। अगला है यहाँ पर ये स्थापना वर्ष यहाँ पर पूछा गया है, गलत कौन सा है ये आपको बताना है। गलत दोस्तों ये है, जबकि सही कौन सा है? हाड़ौती की 1934 में हुई थी, मेवाड़ की 1938 में हुई थी, कोटा की 1939 में हुई थी, ध्यान रख लेना। अगला है यहाँ पर सुशीला एवं भगवती का जो संबंध है, सुशीला और भगवती ये महिलाओं के नाम हैं, ये कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये मेवाड़ प्रजामंडल से इनका क्या था? संबंध था। किसका? सुशीला का और भगवती का। अगला देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में आज़ाद मोर्चे से संबंधित नेता कौन सा नहीं है? तो ये दाऊ दयाल आचार्य जो है आज़ाद मोर्चे से संबंधित नहीं है, जबकि रामकरण जोशी है, गुलाब चंद कासलीवाल है और दौलत मल भंडारी। ये तीनों जो नाम हैं, रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल और दौलत मल भंडारी, ये तीनों आज़ाद मोर्चे से संबंधित है। अगला है यहाँ पर 1944 में गठित बूंदी राज्य लोक जो परिषद है उसकी बात हो रही है। पहली बात तो बूंदी राज्य लोक परिषद जो गठित हुई थी वो 1944 में गठित हुई थी। तो इसका जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था शुरू में वो हरि मोहन माथुर को बनाया गया था। बूंदी राज्य लोक परिषद का पहला अध्यक्ष हरि मोहन माथुर को बनाया गया था, ध्यान रखना, हरि मोहन माथुर को बनाया गया था। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। अगला है भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? भरतपुर प्रजा परिषद। अगला है यहाँ पर मारवाड़ लोक परिषद का तीसरा अधिवेशन की बात हो रही है। तीसरे नंबर का जो अधिवेशन हुआ था वो फरवरी 1942 में रणछोड़ दास गट्टाणी की अध्यक्षता में हुआ था, लेकिन वो हुआ कहाँ था? पर लाडनू के अंदर। कहाँ पर हुआ था? लाडनू में। 1942 में हुआ था इसका तीसरा अधिवेशन। किसका? मारवाड़ लोक परिषद का 1942 में हुआ था। और किसने अध्यक्षता की थी? रणछोड़ दास गट्टाणी ने। और ये आयोजित कहाँ पर हुआ था? लाडनू के अंदर। अगला है इनको जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, जबकि गोपाल लाल यादव भरतपुर के हैं, सही है। गोपाल लाल जो यादव है कहाँ से है? भरतपुर से। अगला है बाबा हरिश्चंद्र कहाँ से है? जयपुर से। बाबा हरिश्चंद्र कहाँ से है? जयपुर से। गोपीलाल यादव भरतपुर से। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर से। रघुवर दयाल गोयल कहाँ से है? बीकानेर से। जबकि गोपीलाल यादव भरतपुर से है और बाबा हरिश्चंद्र जयपुर से। अगला है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा, बीकानेर षड्यंत्र जो मुकदमा था वो किससे संबंधित नहीं था वो बताना है। तो देखिए स्वामी गोपाल दास बीकानेर षड्यंत्र केस में थे, सत्यनारायण सर्राफ भी थे, बद्री प्रसाद भी थे, लेकिन रघुवर दयाल गोयल नहीं थे। बीकानेर में धारा सभा की स्थापना हुई थी। धारा सभा की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? बीकानेर में। तो पहली चीज़ तो धारा सभा की जो स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी? बीकानेर में। और कब हुई थी? 1947 में, ये याद कर लेना। अगला है 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन
किसके सभापतित्व में हुआ था? तो माणिक लाल वर्मा की अध्यक्षता में जो है मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था। धौलपुर प्रजामंडल का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर का कौन था? कृष्णदत्त पालीवाल। कृष्णदत्त पालीवाल था धौलपुर प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष। गोपीलाल यादव ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे? वो बताना है। तो ये भरतपुर से संबंधित है। गोपीलाल यादव ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय। ये बताना है आपको कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो ये वाला सुमेलित यहाँ पर नहीं है, जबकि जैसलमेर का मीठालाल व्यास सही है, संस्थापक था। करौली का कौन था? त्रिलोक चंद माथुर। सिरोही का गोकुल भाई भट्ट। सिरोही का कौन था? गोकुल भाई भट्ट। जैसलमेर का मीठालाल व्यास। मत्स्य संघ का उपराज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? मत्स्य संघ जो पहला चरण था उसकी बात हो रही है। तेज सिंह को उपराज्य प्रमुख नियुक्त किया गया था। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपके, तो डायरेक्ट वाले तो गलत होने ही आपके नहीं चाहिए। बाकी कथन वाले दोस्तों हो सकता है कि आप गलत कर दो, लेकिन ऐसे तो डायरेक्ट वाले गलत नहीं होने चाहिए। आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो महाराजा हनुमंत सिंह। आपने फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा होगा अब की बार 2026 वाला, जिसके अंदर दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे, वन लाइनर वाले। अब की बार कथन कारण वाले बहुत कम पूछे गए थे, तो इसलिए दोस्तों संभावना बनती है सेकंड ग्रेड में भी वन लाइनर की पूछने की। तो आपको गलत नहीं करना है। आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक? जोधपुर के हनुमंत सिंह थे। इन्होंने रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहा था। वृहद राजस्थान का राज्य प्रमुख जो नियुक्त किया गया था वो दोस्तों सवाई मानसिंह को। राज्य प्रमुख किसी को बनाया गया था? सवाई मानसिंह को। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था, ध्यान रखना। उद्घाटन करने वाला कौन थे? वल्लभ भाई पटेल साहब। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान की जो स्थापना हुई थी उसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? गोकुल लाल असावा को। प्रधानमंत्री पीएम गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। यहाँ पर ये कह रहा है एकीकरण की तिथि, और ये कह रहा है कि गलत युग में आपको बताना है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। 1825 1830 वो ट्रिक आपने याद करी होगी, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत। ये और बाकी सब यहाँ पर सही है। अगला देखिए, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो कितनी थी? ये पहले भी जो है एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। तो 184 लाख रुपए, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1,84,00,000। तो ये टोटल 184 लाख रुपए है। तो ये इसकी मत्स्य संघ की क्या थी? वार्षिक आय थी। अगला है यहाँ पर, राजस्थान संघ का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। इसमें राज्य प्रमुख किसको बनाया गया था? कोटा के महारावल को। कोटा के जो महारावल थे उनको राज्य प्रमुख बनाया गया था। अगला है यहाँ पर, मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया था? ये यहाँ पर पूछा गया है। ये यहाँ पर जो है पूछा गया है, तो धौलपुर के राज्य प्रमुख जो बनाया गया था वो धौलपुर वाले को बनाया गया था, ध्यान रखना। बुद्धि एक समुच्चय, अब साइकोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों वेस्लर ने। किसने कहा था? वेस्लर ने। बुद्धि एक समुच्चय सेट है या सार्वजनिक क्षमता है, आप इस शब्द को ही आपको पहचान लेना है। बुद्धि को यदि समुच्चय की तरह या सार्वजनिक क्षमता की जगह तरह का अगर कोई मानता है तो वो कौन मानता है? वेस्लर। इस तरीके से ही आपको पकड़ना पड़ेगा साइकोलॉजी में। तो जो भी परिभाषाएं याद करेंगे तो कुछ शब्द कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं देने वाले को। तो यहाँ पर वेस्लर ने क्या कहा था कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता होती है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए, बुद्धि का एक कारक जो सिद्धांत दिया था वो अल्फ्रेड बीने ने दिया था। एक कारक जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। अगला है, जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल के अंतर्गत मूल्यांकन व अभिसारी चिंतन किस विमा का भाग है? जो मूल्यांकन कर सकता है, अभिसारी चिंतन कर सकता है, वो कौन सी विमा का भाग है? तो ये संक्रिया का ही एक भाग है। संक्रिया जब होगी तो अभिसारी चिंतन होगा, मूल्यांकन भी होगा। ये देने वाले जेपी गिलफोर्ड थे। कैटल व हॉर्न की बात हो रही है। कैटल व हॉर्न के बुद्धि मॉडल के अनुसार व्यक्ति की सोच व तर्कना की जन्मजात क्षमता, उसी को तरल बुद्धि कहा जाता है। जो जन्मजात क्षमता होती है या सोचने की, तर्क करने की जो जन्मजात क्षमता है
उसी को तरल बुद्धि कहा जाता है। ये कैटल व हॉर्न ने दिया था। हॉर्न बजेगा तो तर्क करेंगे, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तरल बुद्धि की बात हो रही है, तर्कणा तर्क बुद्धि, तरल बुद्धि, तर्कणा आ रही है ना यहाँ पर, तैसे तरल बुद्धि याद कर लेना। अगला है यहाँ पर सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों सैलोवी व मेयर ने। सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय, सांवेगिक मतलब संवेग जो उत्पन्न होते हैं हमारी मस्तिष्क के अंदर, तो सैसे सैलोवी याद कर लेना। सैलोवी के साथ में मेयर तो आएगा ही आएगा, तो सैलोवी ने सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय दिया था। अगला देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य है जो विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट आए? मतलब अध्यापकों का वो कार्य बताना है जो बच्चों की क्रिएटिविटी में रुकावट पैदा करे। तो वो दोस्तों ये है, विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी जो है सोच समझकर अपने उत्तर का जवाब दे, ऐसा नहीं। विद्यार्थी से बोल दिया कि तुरंत आपको जवाब चाहिए, जोर डालना कि जल्द से जल्दी निर्णय लो, तो ये यहाँ पर क्या होता है? रुकावट, क्रिएटिविटी फिर जो है झलकती नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय चिकित्सकों फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव हैं, एक तो पित्त, वात और कफ, जिसको बाइल, वायु और म्यूकस भी कहते हैं। तो व्यक्तित्व का जो यह वर्गीकरण है वो कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? ये प्रकार का सिद्धांत है। प्रकार का सिद्धांत, इसका सिद्धांत है ये प्रकार का। अगला है यहाँ पर देखिए, एक बालक बुद्धि में औसत है, उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च है, सृजनात्मकता में निम्न है। देखिए जब बुद्धि में औसत रहेगा तो सृजनात्मकता में निम्न तो रहेगा ही, सामाजिक विकास भी औसत रहेगा उसका, लेकिन उपलब्धि अभिप्रेरणा उच्च रहेगी। तो ये दोस्तों अंतः व्यक्तित्व भिन्नता है। मतलब जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, अंतर्मुखी वाले, तो वो क्या करते हैं, उनका सामाजिक विकास जो होता है वो कम होता है, समाज से अच्छे यहाँ पर नहीं हो पाते। तो ये बुद्धि में दोस्तों क्या रहते हैं? औसत रहते हैं, लेकिन उपलब्धि जो अभिप्रेरणा है वो इनकी उच्च रहती है। अंतः व्यक्तित्व भिन्नता। अगला है यहाँ पर, व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में व्यक्ति को अनेक चित्र दिखाए जाते हैं। तो ऐसी कौन सी तकनीक है जिसमें व्यक्ति को अनेक चित्र दिखाए जाते हैं? दृश्य पर आधारित कोई पात्र होते हैं, विचारों एवं भावनाओं पर एक कहानी लिखने को कहा जाए, चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाए, तो ये प्रक्षेपी विधि होती है। कौन सी विधि होती है? प्रक्षेपी विधि। अगला है दोस्तों यहाँ पर, कौन सा टोरेनसन के सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है पूछा है? तो पूछना और अनुमान लगाना ये तो सही है, अप्रचलित उपयोग भी सही है, असाधारण प्रश्न भी सही है, लेकिन नवीन संबंध ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का अंतर्मूर्खता एवं बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किया था? तो ये दोस्तों युंग का वर्गीकरण है व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व का 2 प्रकार जिसने बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो ये बताने वाले कौन थे? युंग साहब। कौन थे? युंग साहब, याद कर लेना। अगला है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? जैविक निर्धारक दोस्तों आनुवांशिक प्रभाव है। अगला है, टोरेनसन के सृजनात्मक परीक्षण के द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? तो वो दोस्तों तार्किकता का मापन यहाँ पर नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो ऐसा वर्गीकरण जो 4 यहाँ पर दिया गया है जो स्प्रेंगर के द्वारा नहीं दिया गया वो बताना है। देखिए स्प्रेंगर ने ऑप्शन नंबर ए दिया था, सैद्धांतिक वाला भी दिया था स्प्रेंगर ने, कलात्मक भी दिया था और सामाजिक भी दिया था, लेकिन सुडोल का ये नहीं दिया था स्प्रेंगर ने, सैद्धांतिक, कलात्मक और सामाजिक दिया था। ये कह रहा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये दोस्तों किसने दिया था? मॉर्गन एंड मुरे ने। अगला है, बालक का सृजनात्मक योग्यता जो रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, जिज्ञासावश यदि प्रश्न पूछता है, इसका मतलब बालक में सृजनात्मकता है, वो उसकी योग्यता रखता है। बेलक एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु कितनी आयु रखी थी? तो 3 वर्ष से लेकर 10 साल, 3 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए इन्होंने ये बालकों से प्रसंग बोध परीक्षण जो है वो इन्होंने क्रिएट किया था। व्यक्तित्व की 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाला 16 PF जो प्रणाली है, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। ये किसने दिया था? कैटल ने। किसने दिया था? कैटल ने। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, रोरसा इंक ब्लॉक परीक्षण में शामिल कौन सा है? रोरसा इंक ब्लॉक परीक्षण में शामिल है वो है दोस्तों 5 तो काले, 5 काले और सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी जो है कार्ड, उसकी बात हो रही है। 5 तो कार्ड ऐसे हैं जो काले सफ़ेद होंगे और बाकी 5 जो है अनेक प्रकार के यहाँ पर कलर वाले कार्ड होंगे। टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को दोस्तों आपको लाइक करना है, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।